बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर प्रोटोक्टिस्ट के सेकंड ग्रुप के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं, जिसका नाम है फंजी लाइक प्रोटोक्टिस्ट। इससे पहले हमने फर्स्ट ग्रुप के ऊपर डिस्कस किया था, जिसका नाम था प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्ट, और हमने उसके बारे में कुछ जनरल चीज़ें पढ़ी, प्लांट और फंजी का डिफरेंस था उसमें। और हमने एक मेंबर के ऊपर भी डिस्कस किया था जिसका नाम अल्वा था, उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, और फिर देन हमने उसकी लाइफ साइकिल। तो आज हम डिस्कस करते हैं फंजी लाइक प्रोटोक्टिस्ट के ऊपर, और हम देखते हैं कि इस ग्रुप के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं समझने के। अच्छा देखें, हम इसे कहते हैं कि ये फंजी लाइक प्रोटोक्टिस्ट है, लेकिन फंजी नहीं है। तो जाहिर सी बात है, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो फंजी से मिलती होंगी, तभी हम इन्हें फंजी लाइक कह रहे हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो फंजी से नहीं मिलती, इस वजह से हम इन्हें प्रीमिटिव फंजी कहते हैं, यानी कि ये वेल डेवलप फंजी नहीं होती। तो आओ देख लेते हैं। ये कहता है कि इस ग्रुप के अंदर जितने भी ऑर्गेनाइजम्स हम पढ़ेंगे, वो सारे के सारे सुपरफिशियली जो है वो फंजी के साथ रिसेंबल करते हैं। कैसे? पहले मैं आपको सिमिलरिटीज़ बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें फंजी से मिलती हैं, और फिर हम डिस्कस करेंगे डिससिमिलरिटीज़ के ऊपर कि कौन कौन सी चीज़ें फंजी से नहीं मिलती। तो पहले देख लेते हैं सिमिलरिटीज़ विद फंजी। ये कहता है दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक। अब इस ग्रुप के अंदर जितने भी मेंबर आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? नॉन फोटोसिंथेटिक होंगे। और इसी तरह से आपकी जो फंजी होती है वो भी नॉन फोटोसिंथेटिक होती है। तो पहली पॉइंट दोनों की इमेज कर रही है। अच्छा, दूसरी बात क्या है? देयर बॉडी फॉर्म्ड हाइफी। फंजी की बॉडी से कुछ ब्रांचेस निकलती हैं। अगर सपोज करो ये फंजी की बॉडी है ना, तो यहाँ से ब्रांचेस निकलती हैं इस तरह से, और इन ब्रांचेस को कहा जाता है हाइफी। इस तरह से बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं बड़ी बड़ी। इसका रीज़न भी इंशाल्लाह मैं फंजी का जब टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो मैं बताऊंगा कि इतनी बड़ी ब्रांचेस क्यों बनाती है। खैर, तो फंजी की बॉडी से जो ब्रांचेस निकलती हैं इन्हें क्या कहा जाता है? हाइफी कहा जाता है। और इस मेंबर के जो भी ऑर्गेनाइजम्स हैं ना, उनकी बॉडी से भी इसी तरह की ब्रांचेस निकलती हैं जिन्हें हाइफी ही कहा जाता है। तो देखो, ये दो बातें ऐसी हैं जो कि इसकी फंजी के साथ क्या कर रही हैं? रिसेंबल कर रही हैं। अब हम इन्हें कंप्लीट फंजी क्यों नहीं कहते, हम इन्हें प्रिमिटिव फंजी क्यों कहते हैं? तो कुछ डिसिमिलरिटीज भी हैं। देखो, बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं इस ग्रुप के जिनके पास सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं। आप सब लोगों को पता है, मैं ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 पढ़वा चुका हूँ, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उसके अंदर हमने ये सेंट्रोल एज अ ऑर्गेनील पढ़ा था कि ये एनिमल सेल का एक ऑर्गेनील है, जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है सेल डिवीजन करवाना। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी याद हो, तो जो सेंट्रियोल्स होता है इसका काम होता है सेल डिवीजन करवाना, और ये फंजी के अंदर एब्सेंट होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप याद कर लें। आगे जब हम फंजी का सेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें मैं दोबारा भी आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन अभी भी बता रहा हूं कि फंजी के अंदर ये सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, जबकि इस ग्रुप के मेंबर्स के अंदर सेंट्रियोल मौजूद होता है। तो एक ये डिफरेंस आ गया। उसके अलावा इसकी भी सेल वाल होती है, फंजी की भी सेल वाल होती है, लेकिन आप सब लोग ज़ाती तौर पे जानते हो कि फंजी की जो सेल वाल है वो काइटिन की बनी हुई होती है, क्योंकि मैंने ये बातें आपको प्रोकार्योट्स में समझाई थी। लेकिन इस ग्रुप के अंदर जितने भी मेंबर आते हैं उनकी सेल वाल सेल्यूलोस की बनी हुई होती है, लाइक प्लांट और अल्जी। तो ये कहता है कि वाइल इन केस ऑफ फंजी सेंट्रियोल इज एब्सेंट, सेंट्रियोल मौजूद नहीं होता, और सेल वाल किसकी बनी हुई होती है? काइटिन की बनी हुई होती है। हालांकि इनकी सेल वाल देखो किसकी बनी हुई है? सेल्यूलोस की, और इनके अंदर ये सेल डिवीजन करने वाला ऑर्गेनील सेंट्रियोल्स भी क्या है? मौजूद है। तो ये दो बातें ऐसी हैं जो फंजी से नहीं मिलती हैं, और ऊपर वाली ये दो बातें ऐसी हैं जो कि फंजी से मिलती हैं। तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये फंजी लाइक प्रोटोक्टिस्ट हैं, या फिर ये प्रीमिटिव फंजाई हैं, वेल डेवलप फंजी नहीं है। वेल डेवलप फंजी के लिए ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि फंजी लाइक प्रोटोक्टिस्ट की जो जनरल बातें हैं वो आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अच्छा, इस ग्रुप के अंदर हम टोटल दो मेंबर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास होगा वाटर मोल्ड, जिसे ऊमाइसीड्स कहा जाता है, और दूसरा हमारे पास होगा स्लिम मोल्ड, जिसे हम जिम्नोमाइकोटा कहते हैं, या फिर हम जिसे मैग्जोमाइकोटा भी कहते हैं। तो आज हम स्लिम मोल्ड के ऊपर डिस्कस करेंगे, इसके थोड़े से जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को समझाऊंगा, और इसकी लाइफ साइकिल आपको समझाऊंगा। बाकी इंशाल्लाह वाटर मोल्ड को हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। क्लियर? ओके। तो स्टार्ट करते हैं स्लिम मोल्ड को, जिसको मैग्जोमाइकोटा भी कहा जाता है। अच्छा भाई, इसके बारे में लिखा हुआ है कि स्लिम मोल्ड की कोई भी प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है। क्यों प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है? देखें, आप थोड़ा सा समझदार बने। हम बैक्टीरिया को स्टडी करते हैं, और हम जो है वो वायरस को स्टडी करते हैं, हम फंजी को स्टडी करते हैं। हम क्यों स्टडी करते हैं? उनको स्टडी करके हमें क्या मिलता है? तो जाहिर सी बात है, जब हम बैक्टीरिया को स्टडी करते हैं तो हम उनसे कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स भी तो बनाते हैं ना। और बैक्टीरिया की वजह से जो सीरियस बीमारियां काज होती हैं, फिर उनकी ट्रीटमेंट भी हम ऐसे ही ढूंढते हैं जब तक हम बैक्टीरिया को स्टडी करें। देखो, एक एक बैक्टीरिया की स्टडी के लिए 5-5 6-6 साल लग जाते हैं। जैसे मैं
फार्माकोलॉजी में मैंने एमफिल की हुई है, तो मैंने सिर्फ इकोलाई के ऊपर काम किया है और उसमें मैंने अपने 2 साल लगाए हैं। 2 सालों में जाके मैंने सिर्फ एक मामूली इकोलाई बैक्टीरिया के ऊपर एक छोटा सा काम किया है, बस इतना ज़्यादा भी काम नहीं किया। तो हम इतना अपना टाइम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर क्यों लगाते हैं? ताकि हम उनसे यूजफुल प्रोडक्ट हासिल कर सकें, पहली बात। दूसरा, अगर उनकी वजह से कोई सीरियस डिजीज काज हो रही है तो हम उस डिजीज को रोक सकें, हम उसके उस मैकेनिज्म को पढ़ सकें ताकि उस बीमारी फैलाने वाले उसके अमल को हम कंट्रोल कर सकें। लेकिन जब हम स्लिम मोल्ड की बात करते हैं तो इसकी देखो प्रैक्टिकली कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? इसके दो रीजन है। एक तो हम इससे कोई भी यूजफुल चीज बना नहीं सकते, और दूसरा ये किसी भी किस्म की ऐसी सीरियस बीमारी ही काज नहीं करता जिसकी वजह से हम इसको क्या करें, स्टडी करें। ओके। अब जिस तरह से हमने कहा था कि हम अलजी की बॉडी को थैलस कहते हैं, सेम इसी तरीके से जो स्लिम मोल्ड होगा इसकी बॉडी को प्लाज्मोडियम कहा जाता है। देखें, ये प्लाज्मोडियम वो प्रोटोजोआन नहीं है जिसकी वजह से हमें मलेरिया होता है। यहाँ पे प्लाज्मोडियम जो है वो स्लिम मोल्ड की बॉडी को कहा गया है। ये थोड़ा सा काइंडली आप अपने जहन में रखना। मुझे पता है आप लोगों के जहन में आ रहा होगा कि प्लाज्मोडियम की वजह से तो हमें मलेरिया होता है, जो मस्कीटो हमारी बॉडी में लेके आता है। लेकिन यहाँ पे जो है वो स्लिम मोल्ड का प्लाज्मोडियम का मतलब है कि स्लिम मोल्ड की बॉडी, क्योंकि वो स्लिम प्लाज्मोडियम से रिसेंबल करती है तो लिहाजा हमने इसका नाम प्लाज्मोडियम रख दिया है। अच्छा, ये क्या करता है? इसके पास कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन मौजूद नहीं होता। जो मेच्योर प्लाज्मोडियम होता है ना, इसके पास किसी भी किस्म का लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता। और आपको पता है कि जिसके पास लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता वो नकली पैर बनाता है, और नकली पैरों को क्या कहा जाता है? सूडोपोडिया। और इस तरह के जो नकली पैर बना के जो मूवमेंट होती है, ऐसी मूवमेंट को कहा जाता है एमीबाइड मूवमेंट। देखो, जो एमीबा है ना, एमीबा वो भी तो एक हमारे पास सूडोपोडिया बनाने वाला ऑर्गेनाइजम है ना, उसके पास भी तो कोई पाँव नहीं होते, कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता। तो वो क्या करता है? अपने साइटोप्लाज्म को फिंगर की तरह इस तरह से प्रोजेक्शन बनाना होता है, जहां से मूव करनी होती है वहीं साइटोप्लाज्म को खींचता है। और साइटोप्लाज्म की इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को आप किसका नाम देते हो? सूडोपोडिया का नाम देते हो। फिर इसी सूडोपोडिया की मदद से बेचारा आगे मूव भी कर जाता है, जहां फूड पार्टिकल देखता है इसी सूडोपोडिया की मदद से उस फूड पार्टिकल को ये इनगल्फ भी कर देता है, खा भी जाता है उसको। तो सेम इसी तरीके से जो स्लिम मोल्ड है ये भी बेचारा सूडोपोडिया बनाता है और एमीबाइड मूवमेंट करता है। अब सूडोपोडिया की मदद से ये लोकोमोशन तो करेगा ही करेगा, यानी मूवमेंट तो करेगा ही करेगा। लेकिन दूसरा यहाँ पे सूडोपोडिया का काम क्या है कि उसकी मदद से ये बैक्टीरिया को इनगल्फ करेगा, या फिर यीस्ट को इनगल्फ करेगा, या फिर फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ करेगा एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ से ये अपनी न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है। अच्छा, अब इसको स्लिम मोल्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी पूरी जो बॉडी है ना, वो एक स्लिम फ्लेक्सिबल प्रोटीन की लेयर के अंदर इनकोडेड होती है, बंद होती है। इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा हुआ है? स्लिम मोल्ड रखा हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि स्लिम मोल्ड से रिलेटेड जो जनरल बातें हैं वो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई हों। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी रिप्रोडक्शन के ऊपर। स्लिम मोल्ड के अंदर जो है वो रिप्रोडक्शन किस तरीके से होती है? तो स्लिम मोल्ड के अंदर दो किस्मों की रिप्रोडक्शन देखी गई है। एक को कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरी को कहा गया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये उसकी कंप्लीट जो है वो साइकिल है, जिसके अंदर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखाई जा रही है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखाई जा रही है। हम इसको डिटेल में समझते हैं, फिर उसके बाद जैसे मेरी आपको पता है हैबिट के, पहले हम इमेज के जरिए पूरी साइकिल समझेंगे, और जो फिर ये थ्योरी पूरी लिखी हुई है ये भी मैं आप लोगों को समझा दूंगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है आप लोग। अच्छा, ये हमारे पास जो है वो पूरी की पूरी एक लाइफ साइकिल है। आप थोड़ा सा मेरा साथ देना, समझने की कोशिश करना, ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं। अच्छा बेटा देखो, ये हमारे पास जो साइकिल शुरू हो रही है ना, ये साइकिल शुरू हो रही है यहाँ से, इस जगह से ये साइकिल शुरू हो रही है। स्टार्ट ये साइकिल यहाँ से हो रही है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि स्टार्ट जो है वो यहाँ से हो रही है। ये आपके पास एक मेच्योर प्लाज्मोडियम है, यानी कि एक मेच्योर स्लिम मोल्ड है, क्योंकि स्लिम मोल्ड की बॉडी को हम प्लाज्मोडियम कहते हैं ना। तो ये हमारे पास एक मेच्योर प्लाज्मोडियम है। अब जब भी इसको रिप्रोडक्शन करनी होगी एसेक्सुअल, यहाँ से ये शुरू करेगा अपनी कौन सी रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू करेगा। तो जब भी इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी होगी तो ये क्या करेगा? अपनी बॉडी से कुछ ब्रांचेस निकालेगा, कुछ इस तरह से गोल्फ लाइक स्ट्रक्चर निकालेगा, जैसे ये आपको दो दिखाई दे रहे हैं, वन, दिस इज वन एंड दिस इज टू। इस तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर निकालेगा। इन स्ट्रक्चर को कहा जाता है फ्रूटिंग बॉडीज। क्या कहा जाता है इनको? फ्रूटिंग बॉडीज कहा जाता है। अब इसी में से मैंने ये आपको बड़ा करके यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। देखो, ये इस तरह से दिखता है। ये प्लाज्मोडियम की नीचे बॉडी है, और यहाँ पे ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाया जा रहा है ये क्या है? फ्रूटिंग बॉडीज है। अब ये फ्रूटिंग बॉडीज है क्या, और इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसमें आपको जरा सी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है।
देखें जिस तरह से हमने कहा था ना कि स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेन होते हैं जिन्हें स्पोरेंजिया कहा जाता है, लास्ट टाइम ही हमने पढ़ा है अल्वा के अंदर। तो स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेन को स्पोरेंजिया कहा जाता है, लेकिन इनके अंदर जो इनके स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेन है ना उन्हें फ्रूटिंग बॉडीज कहा जाता है। तो देयर इज नो एनी डिफरेंस बिटवीन फ्रूटिंग बॉडीज एंड स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर भी स्पोर बनते हैं और फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर भी क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि फंजाई के अंदर जिस स्ट्रक्चर के अंदर स्पोर्स बनते हैं, और कुछ प्लांट भी ऐसे हैं जिनके अंदर स्पोर्स बनते हैं, उनके स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेन को क्या कहा जाता है, फ्रूटिंग बॉडीज कहा जाता है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेन ऑफ फंजी इज कॉल्ड एज फ्रूटिंग बॉडीज। हम फ्रूटिंग बॉडीज को दूसरा स्पोरेंजिया भी कह सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, बात समझ आ गई आप लोगों को। तो ये हमारे पास मेच्योर प्लाज्मोडियम था। जब इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी होती है तो ये कुछ ब्रांचेस निकालता है, कुछ इस तरह से गोल्फ बाल लाइक स्ट्रक्चर निकालता है, इनको कहा जाता है फ्रूटिंग बॉडीज। अच्छा, अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इन फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर आपको ये सेल नजर आ रहे होंगे सबको। इन सेलों को कहा जाता है कि ये डिप्लॉइड सेल्स हैं। आपने याद रखना है कौन से सेल हैं, डिप्लॉइड सेल्स हैं। डिप्लॉइड सेल्स उन्हें कहा जाता है जिनके अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर कंप्लीट हो, लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया, यानी 2n। ठीक है, और इनको दूसरा बाज़-औक़ात कभी कभी मदर सेल्स भी कहा जाता है। हम डिप्लॉइड सेल भी कहते हैं या फिर हम इन्हें मदर सेल्स भी कहते हैं। अब आपने थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना है कि अब होना क्या है। अब होना ये है कि ये जो डिप्लॉइड सेल्स हैं, हर सेल के अंदर जो है ये काम होगा, लेकिन मैं जस्ट समझाने के लिए कोई एक सेल ले रहा हूँ, ये वाला ले रहा हूँ। इस सेल के अंदर ये जो डिप्लॉइड सेल है, इसके अंदर एक छोटा सा प्रोसेस होगा और उस प्रोसेस का नाम क्या है, मियोसिस। आप सब लोगों को मैंने लास्ट टाइम भी बताया, अभी दोबारा बता रहा हूँ कि जब भी मियोसिस होती है तो मियोसिस के नतीजे में हमेशा 4 सेल बनते हैं, 1 2 3 एंड 4। जब भी मियोसिस होगी ना, हमेशा याद रखना 4 सेल बनेंगे और चारों के अंदर जो क्रोमोसोम्स का नंबर होगा वो हैप्लॉइड होगा, हाफ होगा। मियोसिस जब भी होती है ना तो क्रोमोसोम्स का नंबर हमेशा n हो जाता है, 2n से n हो जाता है, यानी कि हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है, और इसको हैप्लॉइड कहा जाता है। तो 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगे। ये जो अंदर आपको डिप्लॉइड सेल नजर आ रहे हैं फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर, ये मदर सेल जो नजर आ रहे हैं जो अभी इस वक्त 2n है, इनके अंदर क्या होगी, मियोसिस होगी, और मियोसिस के नतीजे में टोटल 4 सेल बनेंगे और चारों सेलों का जो नंबर होगा वो हाफ होगा, n होगा, और हम इन्हें हैप्लॉइड सेल बोलेंगे। यहां तक बात समझ आ गई। अब क्या होगा कि जितने भी हैप्लॉइड सेल हैं, हर हैप्लॉइड सेल के ऊपर क्या होगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर आएगी, लाइक दिस। इसके ऊपर भी एक लेयर आएगी, लाइक दिस, इसके ऊपर भी, एंड लाइक दिस एंड लाइक दिस। हर सेल के ऊपर एक एक लेयर आएगी। लेयर आने के बाद अब हम इनका नाम क्या रख देंगे कि ये बन गए हैप्लॉइड सेल से स्पोर्स। बात समझ आ गई आप लोगों को यहां तक। तो ये हमारे पास इस तरह से स्पोर इसके अंदर बनते हैं। तो डिप्लॉइड सेल मौजूद थे, उन डिप्लॉइड सेल के अंदर मियोसिस हुई, नतीजे में 4 सेल बने, उनको हमने हैप्लॉइड सेल कहा, इनकी नेचर n की होती है। फिर हर सेल के ऊपर एक लेयर आई, लेयर आने के बाद ये क्या बन गए, स्पोर्स बन गए। अब यहाँ तक का किस्सा तो आप लोगों को सबको समझ आना चाहिए। अब जब ये स्पोर्स बन गए तो ये स्पोर्स क्या करेंगे, जर्मिनेट होंगे, यानी बड़े होंगे, ग्रो करेंगे, डेवलप करेंगे, अगर कंडीशन फेवरेबल होंगी। अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं होंगी ना, ये इनएक्टिवेट ही रहेंगे। जब कंडीशन फेवरेबल होंगी तो ये फ्रूटिंग बॉडी से बाहर निकल के ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों ने फोकस करना है, मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को समझाऊं। अब ये जो जर्मिनेटिंग स्पोर्स है ना, ये आगे जाके आपको 2 किस्मों के सेल बना के देते हैं। एक तो आपको ये फ्लैजिलेटेड सेल्स नजर आ रहे होंगे 2, ठीक है। दूसरा आपको ये 2 सेल नजर आ रहे होंगे। अब इन 2 सेलों का तो इन्होंने नाम बता दिया है कि ये कौन से सेल हैं, एमीबॉइड सेल्स हैं, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर एमीबा से मिल रहा है। अब इनमें से एक मेल का है, दूसरा फीमेल का है। अब ये जो 2 फ्लैजिलेटेड सेल इसने बनाए हैं ना, इनको कहा जाता है स्वार्म सेल्स, SWARM, स्वार्म सेल्स। क्या कहा जाता है इनको, स्वार्म सेल्स कहा जाता है। अब एमीबॉइड सेल्स और स्वार्म सेल्स में क्या फर्क है। स्वार्म सेल्स के अंदर आप अपनी आंखों से देख रहे हो कि हर सेल के ऊपर कितने फ्लैजिला लगे हुए हैं, 2 फ्लैजिला लगे हुए हैं, तो लिहाजा इनको कहा जाता है बायफ्लैजिलेट। बायफ्लैजिलेट यानी कि 2 फ्लैजिला वाले सेल्स, जिन्हें क्या कहा जाता है, स्वार्म सेल्स, या फिर इन्हीं जर्मिनेटिंग स्पोर से क्या बनते हैं, एमीबॉइड सेल्स बनते हैं। तो हेयर इज द ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन होता है इनके पास ये पोटेंशियल होता है कि इनके जो स्पोर हैं वो जर्मिनेट होके आया स्वार्म सेल्स बनाते हैं, या फिर ये क्या बनाते हैं, एमीबॉइड सेल्स बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इनकी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे मैं निशान लगा देता हूँ, यहाँ तक जो है वो इसकी ये पूरी की पूरी क्या थी,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी। यहाँ तक जो मैंने समझाई है, ये जो मैं एरो लगा के आपको समझा रहा हूँ, ये कंप्लीट इसकी क्या थी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी। अब जहाँ पे कहानी आके खत्म हो गई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और आपने अपनी आंखों से देखा कि जो जर्मिनेटिंग स्पोर्स थे इनके अंदर ये पोटेंशियल था, इन्होंने आपको दो किस्मों के मुख्तलिफ सेल बना के दिए। इनके अंदर ये एबिलिटी होती है, या तो ये स्वार्म सेल्स बनाते हैं जो कि फ्लैजिलेटेड होते हैं, या तो ये एमीबॉइड सेल्स बनाते हैं जो कि नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। अच्छा, अब होगा क्या कि ये जो स्वार्म सेल्स हैं और ये जो एमीबॉइड सेल्स हैं, ये डायरेक्ट बिहेव करेंगे एज अ गैमेट्स, और इनके जैसे ये गैमेट्स की तरह बिहेव करेंगे तो आपको पता है कि इनकी कौन सी रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जिस तरह से गैमेट्स से बिहेव करेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा कि ये हम एक इनमें से एक हम कंसीडर कर लेते हैं कि मेल है, और दूसरा हम कंसीडर कर लेते हैं कि वो क्या है, फीमेल है। अब फीमेल का जो गैमेट है उसे ओवम कहा जाता है, और जो मेल का गैमेट है उसे स्पर्म कहा जाता है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, फ्यूज होंगे। यहाँ से गौर से सुनना कि ये जो फ्लैजिलेटेड स्वार्म सेल्स हैं या फिर एमीबॉइड सेल्स हैं, दोनों में से हम दोनों की बात कर रहे हैं। एक मेल है दूसरा फीमेल है, यानी कि एक के अंदर स्पर्म है दूसरे के अंदर ओवम है। अब ये जो दोनों हैं स्पर्म एंड ओवम, ये दोनों जब आपस में फ्यूज होंगे तो पहले इनके अंदर होगी प्लाज्मोगेमी। याद रखना, पहले इनके अंदर क्या होगी, प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी का मतलब होता है कि पहले इन दोनों सेलों का आपस में साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा। जब दो सेलों का साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज होता है तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, प्लाज्मोगेमी कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन दोनों का साइटोप्लाज्म तो आपस में फ्यूज हो गया है, लेकिन इनके न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए। आप थोड़ा सा फोकस करके देखें, आप थोड़ा सा गौर करके देखें, आपको खुद ही बात समझ आ जाएगी कि ये आपको एक न्यूक्लियस नजर आ रहा है, ये आपको दूसरा न्यूक्लियस नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये बात जो है वो आपने याद रखनी है कि हमेशा अमूमन क्या होता है कि जब भी स्पर्म है, ये स्पर्म है मिसाल के तौर पे, और ये हमारे पास ओवम है, ये जब भी आपस में मिलते हैं तो उसी वक्त इनका साइटोप्लाज्म भी फ्यूज हो जाता है, और उसी वक्त इनका न्यूक्लियस भी फ्यूज हो जाता है और डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन जाता है। नॉर्मली ऐसे होता है ना, लेकिन इनकी लाइफ साइकिल के अंदर ये ट्विस्ट है, क्योंकि आप याद रखना, फंजी ये है फंजी लाइक प्रोटोक्टिस्ट। फंजी की कुछ स्पीशीज होती हैं जिनके अंदर पहले प्लाज्मोगेमी होती है, फिर कुछ देर के बाद उनके अंदर क्या होती है, कैरियोगेमी। और कैरियोगेमी का मतलब होता है कि न्यूक्लियस का क्या होना, फ्यूज होना। तो यहाँ पे ये फंजी लाइक प्रोटोक्टिस्ट हैं, तो जाहिर सी बात है उनके जैसे कैरेक्टर तो इनके अंदर होंगे ना। तो पहले इनका क्या फ्यूज हो रहा है, साइटोप्लाज्म, और इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, प्लाज्मोगेमी। और प्लाज्मोगेमी के नतीजे में ये जो आपको स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आ रहा है, इसे हम कहते हैं डायकैरियोटिक बॉडी। क्या कहते हैं, आपकी बुक के अंदर मेंशन नहीं किया गया, आप बेशक जो चीज लेके बैठे हुए नोट कर रहे हो तो वहां पे लिख दो, इसको कहा जाता है डायकैरियोटिक बॉडी। तो यहाँ पे क्या बन गई है, डायकैरियोटिक बॉडी बन गई। अब सेम ये तो मैंने बात बताई स्वार्म सेल की ना, फ्लेज ये एमीबॉइड सेल में भी सेम यही हो रहा है। आप देखें यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करें, ये हमारे पास मान लेते हैं मेल है, और ये हमारे पास मान लेते हैं क्या है, फीमेल है। इसी तरीके से जब ये दोनों भी आपस में फ्यूज हो रहे हैं तो पहले इनके अंदर भी क्या हो रही है, प्लाज्मोगेमी हो रही है। आप देखें, यानी कि पहले इन दोनों का साइटोप्लाज्म आपस में क्या हो रहा है, फ्यूज हो रहा है, लेकिन इनके न्यूक्लियस आपस में फ्यूज नहीं हुए, यानी इनके अंदर कैरियोगेमी नहीं हुई। तो इनके अंदर, फंजी के अंदर कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जिनमें कैरियोगेमी थोड़ी डिले होती है, थोड़ी लेट होती है। अच्छा, फिर ये जो बॉडी बनती है ना, इस बॉडी को कहा जाता है डायकैरियोटिक बॉडी। मैंने आपको कहा कि आप थोड़ा सा रिमाइंड कर ले, वैसे मैंने थ्योरी में भी ये बातें लिखी हुई हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो होगा क्या कि ये जो डायकैरियोटिक स्ट्रक्चर बनेगा, ये फिर कुछ टाइम के बाद इनका न्यूक्लियस भी आपस में फ्यूज हो जाएगा, और आपको पता है कि जब न्यूक्लियस फ्यूज होगा तो फिर हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसे क्या कहा जाता है, जाइगोट कहा जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे क्लियर कट में देख सकते हैं, कितना आसान सा प्रोसेस है। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट था कि जो स्वार्म सेल हैं ये गैमेट की तरह बिहेव करेंगे, या फिर जो एमीबॉइड सेल्स हैं ये भी गैमेट की तरह बिहेव करेंगे, एक मेल का दूसरा फीमेल का। दोनों जब आपस में मिलते हैं तो पहले इनके अंदर प्लाज्मोगेमी होती है, यानी इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज होता है, और जो स्ट्रक्चर बनता है उसे डायकैरियोटिक बॉडी कहा जाता है। सेम एमीबॉइड सेल्स का भी यही केस है कि इनके अंदर भी पहले प्लाज्मोगेमी होगी, यानी दोनों का साइटोप्लाज्म मिलेगा, और इनका भी जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे डायकैरियोटिक बॉडी कहा जाता है। फिर लेटर थोड़ा सा ग्रो करेंगे, और ग्रो करने के बाद फिर इनका न्यूक्लियस भी फ्यूज हो जाएगा, और जब न्यूक्लियस फ्यूज हो तो इसे कहा जाता है कैरियोगेमी। तो पहले हमेशा प्लाज्मोगेमी होगी, फिर थोड़ी देर के बाद क्या होगी, कैरियोगेमी, और कैरियोगेमी के नतीजे में दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा, और ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसे क्या कहा जाता है, जाइगोट कहा जाता है। ये जाइगोट बड़ा होगा, बड़ा होके आपको यंग प्लाज्मोडियम बना के देगा। देखो ये हमारे पास क्या है, एक यंग प्लाज्मोडियम है या फिर फीडिंग प्लाज्मोडियम है, यानी ये खाएगा पिएगा अपना ऐश करेगा, और फिर उसके बाद ये बड़ा होके दोबारा से क्या बन जाएगा, मेच्योर प्लाज्मोडियम बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास देखो सेक्सुअल लाइफ साइकिल है, और ये हमारे पास है सेक्सुअल लाइफ साइकिल। इसी तरीके से
फिर ये फ्रूटिंग बॉडीज बनेगी, इनके अंदर ये डिप्लॉइड सेल है, उनके अंदर मियोसिस होगी, 4 सेल बनेंगे, हेप्लॉइड होंगे और इन सेलों के ऊपर एक लेयर बनेगी, फिर ये स्पोर बन जाएंगे। फिर ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे, इनके स्पोर के अंदर मैंने बताया ये पोटेंशियल होता है कि ये मुख्तलिफ किस्मों के सेल बनाते हैं। हो सकता है ये स्वार्म सेल बनाए, हो सकता है ये एमीबॉइड सेल बनाए। अगर स्वार्म सेल और एमीबॉइड सेल का डिफरेंस देखा जाए तो डिफरेंस ये है कि स्वार्म सेल के ऊपर 2-2 फ्लैजिला लगे हुए होते हैं, ये बायोफ्लैजिलेट होते हैं, जबकि एमीबॉइड सेल के ऊपर कोई फ्लैजिला नहीं लगा हुआ होता। यहाँ पे इनकी सेक्सुअल लाइफ साइकिल खत्म हो जाती है, फिर इनकी स्टार्ट हो जाती है सेक्सुअल लाइफ साइकिल, लेकिन वो भी थोड़ी सी टिपिकल है। मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो स्वार्म सेल है या फिर जो एमीबॉइड सेल है ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, एज अ गैमेट्स बिहेव करेंगे, एक मेल और दूसरा फीमेल। जब ये आपस में फ्यूज होते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों फ्यूज हो जाते हैं, पर इनके अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि फंजी की कुछ स्पीशी के अंदर ऐसा नहीं है। इनका पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा जिसे प्लाज्मोगेमी कहते हैं, फिर जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे डायकैरियोटिक बॉडी कहते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद इनका न्यूक्लियस भी फ्यूज होगा जिसे कैरियोगेमी कहते हैं और जायगोट बन जाएगा। ये जायगोट डेवलप होकर एक यंग प्लाज्मोडियम बनाएगा या फिर फीडिंग प्लाज्मोडियम बनाएगा, जो कि आप देख रहे हैं ये खाएगा पिएगा ऐश करेगा, और उसके बाद फिर ये बड़ा होके आपको दोबारा से क्या बना के देगा, मेच्योर प्लाज्मोडियम बना के देगा। और इस तरह से सारी जिंदगी इसकी लाइफ साइकिल जो है वो चलती रही। अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आप लोगों को जरूर समझ आई होगी, अगर आप इंसान के बच्चे हैं। ये मेरा जो है वो फेवरेट डायलॉग है। तो अब हम थोड़ी सी इसकी थ्योरी भी आप लोगों को पढ़वा देते हैं। पहले है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मार्कर चेंज करूं। ये कहता है कि प्लाज्मोडियम की बॉडी से पूरा एक ब्रांचेस का क्लस्टर निकलता है जिसे फ्रूटिंग बॉडीज कहा जाता है, जो कि स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होते हैं फंगस के। मैंने आपको समझाया फ्रूटिंग बॉडी के अंदर जो है वो डिप्लॉइड सेल मौजूद होते हैं जिनके अंदर हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं मियोसिस के जरिए, सारा मैंने समझा दिया है। अब ये जो स्पोर हैं ये इनएक्टिवेट भी रह सकते हैं, जर्मिनेट भी रह सकते हैं, डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। इफ द कंडीशंस रिमेन अनफेवरेबल स्पोर्स रिमेन इनएक्टिवेट, इफ द कंडीशन रिमेन फेवरेबल, अगर फेवरेबल होगी मतलब कि बहुत सारा पानी होगा, टेम्परेचर फेवरेबल होगा, पीएच नॉर्मल होगी, ह्यूमिडिटी नॉर्मल होगी, ये स्पोर्स क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे। हर स्पोर जर्मिनेट करके बड़ा होके आपको क्या बना के देगा, या तो एमीबॉइड सेल या तो स्वार्म सेल्स। यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन एमीबॉइड सेल्स एंड स्वार्म सेल्स। स्वार्म सेल्स आर द फ्लैजिलेटेड सेल्स, एमीबॉइड सेल्स आर नॉट फ्लैजिलेटेड सेल। और मैंने कहा कि ये जो एमीबॉइड सेल्स हैं या फिर जो स्वार्म सेल्स हैं ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, गैमेट्स की तरह। यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई खत्म। फिर हमारी क्या स्टार्ट हो जाती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये जो स्वार्म सेल्स हैं या फिर जो एमीबॉइड सेल्स हैं ये सबसे पहले कौन सा प्रोसेस करेंगे, प्लाज्मोगेमी। और मैंने बताया प्लाज्मोगेमी का मतलब होता है जब दो सेलों का साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज हो और नतीजे में क्या बनेगी, एक डायकैरियोटिक हाइफी या फिर हम डायकैरियोटिक बॉडी भी कह सकते हैं। फिर क्या होगा, जब प्लाज्मोगेमी हो जाती है तो इस डायकैरियोटिक बॉडी के अंदर, हाइफी के अंदर, जब ये थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो कैरियोगेमी का प्रोसेस क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके नतीजे में क्या होगा, एक डिप्लॉइड जायगोट बनेगा और फिर वो जायगोट आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होगा और बड़ा होके आपको एक यंग प्लाज्मोडियम बना के देगा। फिर कुछ टाइम के बाद ये यंग प्लाज्मोडियम खाएगा पिएगा और उसके बाद ये आपको कंप्लीट ऑर्गेनाइज्म बना के देगा, जिसे आप स्लिम मोल्ड भी बोलते हो या फिर आप मेच्योर प्लाज्मोडियम बोलते हो। कितनी आसान सी देखो इसकी लाइफ साइकिल है। मैं नहीं समझता कोई भी चीज़ मुश्किल है, और जिस तरह से मैंने आपको समझाया है, जो मैंने मटेरियल डेटा प्रोवाइड किया है आप लोगों को, ये बहुत फिजिबल है। आप थोड़ा सा बुक को पढ़ लिया करें तो बुक में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये सब मैं अपनी तरफ से जितना आसान हो सकता है मैं उतना आप लोगों को ये सारी बातें समझाता हूँ। जाते जाते मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, जैसे मेरी आदत है, कोशिश करता हूँ हर लेक्चर में जो है वो एक क्वेश्चन छोड़ जाऊँ। तो यहाँ पे भी आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन में छोड़ के जा रहा हूँ, आप लोग मुझे इसका जवाब जरूर देंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे इंतजार रहेगा। देखो ये जो फ्रूटिंग स्टेज है और ये जो स्पोर बनाने वाला अमल है ये रिसेंबल करता है प्लांट के साथ और फंजी के साथ, ठीक है। यानी कि प्लांट जो है वो भी स्पोर बनाते हैं, फंजी जो है वो भी स्पोर बनाती है। फ्रूटिंग स्टेज जो है वो मोस्टली फंजी के अंदर देखा जाता है, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कि फ्रूटिंग स्टेज में जाते हैं। और जो एमीबॉइड स्टेज है वो जिसे हम प्लाज्मोडियम कह रहे हैं, जो इसकी बॉडी एमीबॉइड स्टेज है, ये रिसेंबल करता है एनिमल के साथ। अब देखो हमने स्टार्ट जब किया तो मैंने कहा इट इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक, ये बहुत कंट्रोवर्शियल चैप्टर है। क्यों? अब आप देखो, आप खुद फैसला करो कि ये प्लांट से भी मिल रहा है, ये फंजी से भी मिल रहा है, ये एनिमल से भी मिल रहा है। जो इसका एमीबॉइड स्टेज है सूडोपोडिया बनाना, ये एक एनिमल का काम है, एमीबा एक एनिमल है तो ये उससे भी मिल रहा है। फ्रूटिंग स्टेज एक फंजी का काम है, कुछ प्लांट की स्पीशी का काम है, ये भी कर रहा है। स्पोर बनाना प्लांट का काम है, फंजी का काम है, लेकिन इसके मेंबर भी बना रहे हैं, आपने खुद देखा। तो मुझे आप ये बताओ कि सो व्हाट इट इज एक्चुअली, ये एक्चुअल में है क्या, हम इसे क्या कहें, एनिमल कहें, प्लांट कहें, फंजी कहें, क्या कहें?
मुझे आपके इस जवाब का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।